Okay guys, in this session we will cover unit 2 यानी कि consideration. Unit 2 of Indian Contract Act deals with consideration. Now what is the meaning of this term consideration? What is the meaning of consideration? Consideration का एक लैटिन टर्म है जिसका नाम है क्विड प्रो को, नॉट क्यू. नाउ क्विड प्रो को का मीनिंग क्या है सर? क्विड प्रो को का मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न यानी कि बदले में कुछ. अच्छा बोलो, ये और एक एसेंशियल एलिमेंट है, हम लोग पढ़े थे सेक्शन 10 के तहत लॉफुल कंसीडरेशन. याद करो थोड़ा देर पहले यूनिट 1 में एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 के तहत जो 6 एसेंशियल्स था उसमें से एक था लॉफुल कंसीडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, और लीगल कंसीडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट सेम थिंग. ओके, कंसीडरेशन का मतलब है बदले में जो मिलेगा वो लॉफुल होना चाहिए, और वो अगर नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. यानी कि नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो सर कंसीडरेशन का डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2D defines consideration as when at the request of the promisor का रिक्वेस्ट में या कहने पे promisee और any other person, promisee या कोई और व्यक्ति has done, past or abstain from doing, does or abstains from doing, or will do or abstain from doing, that thing is the that promise made is the consideration for the promisee. ठीक है, promisee को promisor से क्या मिलता है? वही मिलता है जो promisor ने promise किया है. और promisor ने क्या promise किया है? promisor ने जो promise किया है वही consideration है. और ये consideration definition के तहत पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है या फ्यूचर हो सकता है. क्लियर है? ओके सर डेफिनेशन को एक बार दिखा दीजिए, डेफिनेशन को देख लीजिए. द डेफिनेशन इज गिवन सेक्शन 2D व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, वेरी इंपॉर्टेंट, किसका डिजायर पे? प्रोमिसर का कहने पे, प्रोमिसी या फिर कोई और व्यक्ति, और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी होना पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और एनी अदर पर्सन, ठीक है, हैज डन यानी कि पास्ट, ठीक है, ये पास्ट का बारे में बोल रहा है. दिस इज टॉकिंग अबाउट पास्ट. ओके, और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्स्टेन्स फ्रॉम डूइंग, और promises to do or abstain from doing, ठीक है, यानी कि फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट तीनों टाइम को एक कर दिया और बोला such an act or abstinence of promise is called consideration for the promise. Okay, so consideration का डेफिनेशन से हम लोग ये सीख लिए, कंसिडरेशन का डेफिनेशन से ये हम लोग सीख लिए. और अभी जो है, अभी we will talk about what is तुम्हारा कंसिडरेशन का डेफिनेशन का सारा चीज. ओके, नाउ ध्यान देना, सॉरी फॉर द ओके. नाउ सो सर एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन क्या बोलता है? एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन कुछ ऐसा बोलता है कि पहला चीज क्या है? इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. नंबर 2 क्या बोलता है? इट मस्ट मूव फ्रॉम प्रोमिसी या कोई और व्यक्ति, प्रोमिसी से भी आ सकता है, कोई और व्यक्ति से भी आ सकता है. एंड लास्टली बोलता है इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. एंड और एक पॉइंट है जो बाद में जाके मैं समझाऊंगा, कंसीडरेशन को एडिक्वेट होने से मतलब नहीं है, कंसीडरेशन होने से मतलब है. देयर मस्ट बी अ कंसीडरेशन. ओके,
लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन में यही हम लोग पढ़े थे कि प्रोमिसर का कहने पे होना पड़ेगा, प्रोमिसर ना कहा और आपने कुछ कर दिया तो वो कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। वॉलंटरी एक्ट इज नॉट अ कंसिडरेशन, यू कैन राइट डाउन। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यहाँ पे एक रेलेवेंट केस लॉ था चिनैया वर्सेस रमैया, वहां पे मैं पढ़ाता हूं और आप लोग सीखे होंगे कि वहां पे एक बेटी और पापा और अंकल, तीन फैक्ट्स था। फैक्ट्स ऑफ द केस में कुछ ऐसा था कि पापा ने बेटी को बोला था कि मेरा जायदाद तुमको ही मिल रहा है, तो मेरा जो भाई है डिपेंडेंट उसको थोड़ा तुम देखभाल करना, मैं जब नहीं रहूंगा तुमको जायदाद मिल जाएगा, तुम वो जायदाद से थोड़ा उनको भी देखभाल कर देना। तो बेटी ने हाँ कह दिया और बेटी को पापा से पूरा संपत्ति मिल गया, पूरा जायदाद मिल गया। और उसके बाद बेटी के पास जब अंकल आया तो अंकल को पहचानने से इनकार कर दिया, बेटी डिसोन कर दिया। और फिर अंकल ने जब कोर्ट में गया, कोर्ट में मामला हुआ, तो बेटी ने कहा ठीक है मैंने प्रॉमिस किया था अंकल को देखभाल करूंगा, बट अंकल से मेरे को क्या मिला, कंसिडरेशन नहीं है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बट कोर्ट ने बोला देखो अंकल प्रॉमिसी है, तुम प्रॉमिसर हो, तुम बोले थे अंकल को देखभाल करोगे, प्रॉमिसी को देखभाल करोगे फ्यूचर में, तो तुम कर नहीं रहे हो। तो बेटी ने कहा कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है प्रॉमिसी से, तो कोर्ट ने कहा तुमको कंसिडरेशन किसी और व्यक्ति से मिल गया, पापा से। तो इसीलिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, ओके। एंड एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है। यहां पे मैं बोला था पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन अंडर इंग्लिश लॉ। एंड फिर मैं ये पॉइंट में आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोला था कंसिडरेशन को एडिक्वेट होने से मतलब नहीं है, कंसिडरेशन को मतलब है होने से। यानी कि अगर मेरे को कोई कम दाम में भी चीज बेचता है वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बट वहां पे कम दाम में बेचा तो कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है, बट फिर भी वैलिड है, हाँ ठीक है, कंसिडरेशन से मतलब है, ओके। फिर परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म एंड कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी एंड कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, ये तो प्रैक्टिकल पॉइंट्स है। फिर हम लोग पढ़े थे, मैं जो ये सिखाया, I had just taught you that I had just written that no consideration, no contract, यानी कि कोई भी contract valid नहीं होगा unless there is a valid lawful consideration। तो ये fact है, but ये rule का exceptions है, there are certain exceptions to this rule, ठीक है। ये rule का exception 7 है, there are exceptions to the rule। exceptions क्या क्या है, number 1 natural love and affection, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यानी कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो वहां पे कंसीडरेशन नील होने से भी चलेगा। यानी कि सोचो ये चिनैया वर्सेस रमैया में पापा ने बेटी को जो दिया, पापा को क्या मिला, सुख चैन, कि अपना जायदाद अपना वारिस को मिला, बट क्या और कुछ मिला, नहीं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड था, हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी इनवैलिड हो जाता। वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड क्यों था, क्योंकि द रीजन इज दिस कॉन्ट्रैक्ट was formed out of natural love and affection। now natural love and affection का मतलब है 3 पॉइंट सेटिस्फाई करना पड़ेगा नेचुरल लव एंड अफेक्शन कहलाने के लिए। नंबर 1, इट मस्ट बी बिटवीन ब्लड रिलेशन और हस्बैंड एंड वाइफ। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर ब्लड रिलेशन और हस्बैंड एंड वाइफ के बीच हो रहा है तभी तुम बोलोगे नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन ऐसे हम लोग मान नहीं लेते कि दुनिया में सबके साथ है, तो ही ना है, नहीं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में नेचुरल लव एंड अफेक्शन मान रहा है कोर्ट, नहीं, बोल दिया ब्लड रिलेशन होना पड़ेगा या हस्बैंड एंड वाइफ होना पड़ेगा, ओके। नंबर 2, द सेकंड पॉइंट इन नेचुरल लव एंड अफेक्शन noteworthy is that it must be registered and in writing। And number 3 is the most important point, natural love and affection सिर्फ blood relation में भी presume नहीं हो रहे, बोल रहा है कि actually होना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़ा होता है, भाई बहन में बहुत झगड़ा होता है, चिल्ड्रन पेरेंट्स में बहुत झगड़ा होता है ना। तो इसलिए कोर्ट बोल रहे हैं सिर्फ नेचुरल लव एंड
सेल्फ क्लोज रिलेशन और सेल्फ रजिस्टर्ड होने से नहीं होगा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी होना पड़ेगा. तो द फर्स्ट एक्सेप्शन वेयर no consideration but still there is a contract is the case where it is formed out of natural love and affection. Natural love and affection. सर ये तो बुक में लिखा हुआ है. हाँ, बुक में ही चलेंगे, मैं जस्ट ये पॉइंट लिख दिया. नंबर 1. ऐसा और 6 एक्सेप्शंस है बुक में, देखेंगे एक बाय वन. तो देखो, वैलिडिटी ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट, वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, इस रूल का एक्सेप्शंस, नेचुरल लव एंड अफेक्शन. ओके सर. कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज. अच्छा बोलो, अभी मैं पढ़ाया consideration must move at the desire of the promisor. When at the desire of the promisor मतलब consideration must move at the desire of the promisor. अच्छा बोलिए, desire of the promisor, desire of the promisor के बिना consideration नहीं है. मैं बोला promisor कुछ कहने पे, promisor का कहने पे अगर कुछ कर रहे हो तभी उसका वादा जायज है, नहीं तो कुछ वादा किया नहीं, तुम खुद ब खुद वॉलंटरीली कुछ कर दिए उसके लिए, वो थोड़ी ना लायबल है तुमको देने के लिए. आया ना? ओके. तो पास्ट में कोई अगर वॉलंटरी सर्विसेज किया है ऐसे, तो कंसिडरेशन उसका नहीं बना. बट आज जाके तुम उसका पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए उसको कुछ देना चाहते हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा इस बुनियाद पे कि वो पास्ट में तुमको कुछ दिया था और तुम उसका कंपेंसेशन उसको दे रहे हो. फिर प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट. मैं बोला था बैड डेट रिकवरी. टाइम बार्ड डेट मतलब एक डेट जो बैड हो गया है ड्यू टू टाइम, पैसेज ऑफ टाइम. 3 साल अगर 3 years अगर लैप्स हो जाता है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ योर पेमेंट, देन दैट डेट बिकम्स बैड. वो बैड डेट बन जाता है ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम. टाइम बार्ड डेट भी कहा जाता है उसको, टाइम बार्ड डेट. दैट डेट इज बार्ड बाय टाइम. तो ये टाइम बार्ड डेट होने के बाद तुम्हारा कोई राइट नहीं है कि डेटर को बोलो कि पैसा दो. लीगल राइट तुम खो जाते हो. डेटर अगर 3 साल बिता देता है तुमको ड्यू डेट से, तुम अगर 3 साल के अंदर रिकवर कर पाते हो और रिकवर करने का फुल कोशिश करते हो तब तो ठीक है. अगर 3 साल हो गया तुम्हारा क्लेम किए नहीं, तो कानून बोलता है हम लोग भी आपका मदद नहीं कर पाएंगे, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत टाइम है, भूल जाइए. तो टाइम बार्ड डेट. तो अगर 3 साल हो गया तो आपका हक हो गया किसी डेटर से. उसके बाद अगर कोई डेटर खुद से पैसा दे वॉलंटरीली, तो ये क्या हो रहा है? रिकवरी ऑफ टाइम बार्ड डेट. और रिकवरी ऑफ टाइम बार्ड डेट में तो कंसिडरेशन नहीं है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, बट फिर भी ये वैलिड माना जाएगा क्योंकि ये आपका पैसा ही था. फिर एजेंसी. मैं बोला था ऑल द पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ ईच अदर. म्यूचुअल एजेंसी. द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी स्टेट्स दैट एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर. तो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टनर जो दूसरा पार्टनर का ऑटोमेटिकली एजेंट बन रहा है, क्या एक दूसरे को कुछ देना पड़ रहा है? नहीं. एजेंसी कमीशन मिल रहा है उन लोग को? नहीं. एजेंसी है बट देयर इज नो कंसीडरेशन, बट स्टिल भी एजेंसी वैलिड है क्योंकि ये भी और एक एक्सेप्शन किया गया. कंप्लीटेड गिफ्ट. किसी का शादी, बर्थडे, कोई भी ओकेशन में आप जो गिफ्ट लेके जाते हो उसको दे देते हो, भले ही आप खाना आपका पसंद का ना हो, आप क्या बोल पाएंगे गिफ्ट वापस दे दे? नहीं. Completed gift once given, you cannot seek consideration. Without consideration, the contract will be valid. Completed का मतलब है आपने गिफ्ट दिया और उसने स्वीकार कर लिया. बेलमेंट. मैं बोला था बेलमेंट का कॉन्सेप्ट. बेलमेंट मींस ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. यू कैन राइट डाउन. फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जो पर्सन ट्रांसफर करता है, जिसका ओनरशिप का चीज है, उसको बोला जाता है बेलर. जिसको ट्रांसफर होता है उसको बोला जाता है बेली. बेलमेंट. अच्छा सर, बेलमेंट ग्रेचुइटियस भी हो सकता है, नॉन ग्रेचुइटस भी हो सकता है. यानी कि बेलमेंट, ये ट्रांसफर के लिए अगर पैसा या कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो इट इज नॉन ग्रेचुइटस. अगर ये ट्रांसफर मुफ्त में हो रहा है या फ्री हो रहा है तो ये ग्रेचुइटस बेलमेंट है. ग्रेचुइटस बेलमेंट में कंसिडरेशन नहीं है बट भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. चैरिटी. चैरिटी में भी कोई अगर चैरिटी करे तो उसको बदले में कुछ नहीं मिलेगा और फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, इसीलिए चैरिटी को भी एक्सेप्शन में डाल दिया गया. चैरिटी पे आधारित एक केस लॉ था, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद. ठीक है. अच्छा सर, इसके बाद कंसिडरेशन में और एक लास्ट टॉपिक बचता है जो करा के अपने जल्दी से कंसिडरेशन यूनिट 2 का क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे.
जल्दी से बोलना। वो टॉपिक का नाम है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का और एक नाम है सूट बाय थर्ड पार्टी। सूट बाय थर्ड पार्टी। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या सूट बाय थर्ड पार्टी का फंडा क्या है? लिखो एक लाइन, कॉपी लेके बैठे होंगे, लिखो एक लाइन के there can be a stranger to a contract. I'm wrong. There can be a stranger to a consideration, but there cannot be a stranger to a contract. लिखो, there can be a stranger to a consideration, but there cannot be a stranger to a contract. यानी कि कंसीडरेशन में देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर। कंसीडरेशन में स्ट्रेंजर हो सकता है, अजनबी हो सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। No third party can interfere or intervene or come in between the contract of two parties. That principle in law is known as suit by third party or privity of contract. Contract private है, ये private contract between दो व्यक्ति में कोई तीसरा व्यक्ति अपना टांग नहीं लड़ा पाएगा। इस कॉन्सेप्ट को अपने बोलते हैं privity of contract या suit by third party is not possible. No third party can sue you upon your contract between you and someone else. They cannot interfere. हम लोग बोलते हैं नहीं, ये हम लोग का आपसी मामला है, बीच में मत आइए। कोई भी बोलता है मियाँ बीवी का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, वहां पे बोलता है ना थर्ड पार्टी कोई नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट में कोई नहीं बोल पाएगा कुछ। ठीक है? सूट बाय थर्ड पार्टी इज नॉट पॉसिबल। बट मैं क्या बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी हो सकता है, कंसीडरेशन में थर्ड पार्टी हो सकता है। हाँ, और वही तो कहा गया डेफिनेशन में, कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन का मतलब ही है कंसीडरेशन में कोई थर्ड पार्टी से भी कंसीडरेशन मिल सकता है, तो कंसीडरेशन में थर्ड पार्टी रहेगा भले ही कॉन्ट्रैक्ट में ना रहे। और इसका भी 7 एक्सेप्शंस है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई थर्ड पार्टी नहीं रह पाएगा, बट फिर भी देयर आर सर्टेन केसेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट में भी थर्ड पार्टी रह सकता है या इंटरफेयर कर सकता है, सूट कर सकता है। और वही 7 एक्सेप्शंस दिया हुआ है यहाँ पे सूट बाय थर्ड पार्टी का एक्सेप्शंस में। सर क्या क्या? इन केस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट में ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का कॉन्ट्रैक्ट में ट्रस्ट में ट्रस्टी और सेटलर का कॉन्ट्रैक्ट के बीच बेनिफिशियरी क्लेम कर सकता है थर्ड पार्टी होगी। फैमिली सेटलमेंट में जिन लोग का नाम विल में नहीं लिखा है बट फैमिली मेंबर्स है, वो लोग आ सकते हैं। सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट्स में बेनिफिट ऑफ अ पर्सन के लिए वो आ सकता है। ठीक है? अच्छा बोलो कि असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी को असाइन कर दिए, बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को असाइन करना है, असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें खाली बेनिफिट्स ट्रांसफर किया जाता है, तो असाइनी कैन सू फॉर द बेनिफिट्स। फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ एस्टॉपल, कोई अगर खुद से कॉन्ट्रैक्ट में घुस आया और बोला मैं उनका बिहाफ में ये कर दूंगा, ठीक है, तो उस पे सू कर सकते हो। ठीक है? फिर इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विथ लैंड, इसमें बहुत सारा केस लॉज है, मॉक टेस्ट में भी एक पर्टिकुलर लॉ ऑफ द लैंड चल रहा है, एक पर्टिकुलर लॉ ऑफ द लैंड है। वो लॉ ऑफ द लैंड के तहत ये जमीन जब भी कोई भी बेचेगा या खरीदेगा, उसको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो भले ही कॉन्ट्रैक्ट में ये रूल ना लिखा हो, उसको मानना पड़ेगा। ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट के जरिए गुड्स बेच रहे, कंसाइनमेंट, कंसाइनर, कंसाइनी, कंसाइनी इज द एजेंट, कंसाइनर इज द प्रिंसिपल। कंसाइनी इज सेलिंग गुड्स टू समवन एल्स, कंसाइनी इज सेलिंग गुड्स टू समवन एल्स। जो समवन एल्स खरीद रहा है वो तो एजेंट से खरीद रहा है, वो तो कंसाइनर को पहचानता नहीं है, वो कंसाइनी को पहचानता है। भले ही वो बायर कंसाइनी से खरीदा, कंसाइनर कैन सू अपॉन द बायर फॉर रिकवरी ऑफ डेट्स, थर्ड पार्टी आ सकता है। क्लियर है? तो these are the exceptions to the rule sued by third party privity of contract, and that concludes your consideration. Okay, consideration का कुछ सवाल है,
जल्दी से देखते हैं, फिर यूनिट 3, 4, 5, 6 we have marathon revision today. Let's see quickly. There you go. पहला जो क्वेश्चन है ये देखो, ये देख लो, हर एक क्वेश्चन दिखा दूंगा. A stranger to a contract cannot sue. However, in some cases, a stranger to a contract may enforce a claim. अभी ये समझाया. Sued by third party, privity of contract. तो देखो कैसे आंसर लिखता है. Stranger cannot sue is known as, the principle of stranger cannot sue is known as doctrine of privity of contract. ठीक है. This rule is however subject to certain exceptions. बोल के वो exceptions हम लोग दिए 7. क्लियर है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट नहीं. 1 का 2. फिर read this question, all of you. Read this question. I will give you opportunity to answer this once you have read it. And कोई अगर आंसर करना चाहते हो तो चैट में मेरे को लिख सकते हो. जल्दी से पढ़ो. ये क्वेश्चन पास्ट पेपर से ही है और बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे राइट नाउ. थोड़ा देर पहले मैं इसका केस लॉ भी समझा दिया. बलवंत, an old man by registered deed, by registered deed, ठीक है ना. एक ओल्ड मैन है बलवंत बोल के, वो रजिस्टर्ड डीड से गिफ्ट किया अपना प्रॉपर्टी को रीमा जो कि उसकी बेटी है. बाय टर्म्स ऑफ द डीड इट वाज स्टिपुलेटेड. टर्म्स ऑफ द डीड में लिखा था कि एनुइटी मतलब एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुइटी of 20,000 should be paid every year to Mr. Sawant. ठीक है. Who was brother of Mr. Balwant? वही सेम केस, डॉटर, फादर एंड ब्रदर. केस को भी बदला नहीं, खाली नाम बदल दिया. On the same day, Miss Rima made a promise to Mr. Sawant. Miss Rima यानी कि डॉटर, नीस, जो भी बोलो, अंकल को प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, ये पैसा देगा. Miss Rima failed to pay the stipulated sum. In an action, legal action of course, against her by Mr. Sawant, she contended that since Mr. Sawant had not furnished any consideration, he has no right of action. ये contract valid है ही नहीं, तो क्या right है? Void से इसमें कोई right नहीं होता है. तो बोला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को प्रोविजंस को, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविजंस को एग्जामिन करके आपको बताना पड़ेगा कि क्या रीमा का कंटेंशन या डॉटर का कंटेंशन वैलिड है. वेरी गुड. प्रियंका हैज आंसर्ड. ऑल ऑफ यू कैन सी द चैट. लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन. ओके, may move from promisee or any other person. Excellent. There can be a stranger to a consideration, but not a stranger to a contract. Vidisha has said. Very good. Case law is Chinaiya versus Ramaiya. तो आंसर कैसे कंस्ट्रक्ट करना है एक बार देख लीजिए. आंसर कैसे कंस्ट्रक्ट करता है एक बार देख लीजिए. देखो, पहला प्रोविजन इन लॉ अच्छे से लिखना पड़ता है. प्रोविजन इन लॉ में यहाँ पे वही डेफिनेशन का वो पार्ट लिखना पड़ेगा अच्छे से कि प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. तो देखो, कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. डेफिनेशन में भी ये लिखा है. फिर बोल दिया इन अदर वर्ड्स देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट नो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट. ये मैं लाइन लिखाया आप लोग को, ठीक है. फिर फैक्ट्स ऑफ द केस को बात किया, फैक्ट्स ऑफ द केस का बात किया. फिर बोल दिया फैक्ट्स ऑफ द केस समझा के फर्दर द डीड ऑफ गिफ्ट and the promise made by Rima to Sawant to pay annuity were executed simultaneously and therefore they should be regarded as one transaction and was sufficient to consideration for it. ठीक है. तो वही बोला कि contention of Rima is not valid. Conclusion. Okay.
So this is the idea of, you know, consideration. Okay. देखो डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार दिखाना चाहता हूं कैसा सवाल आता है। ये आता है, ये सारा पास पेपर से उठाया हुआ है। डिफाइन कंसिडरेशन, सेक्शन 2D को डिफाइन करना पड़ेगा। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, अभी पढ़े लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, ऑल द 7 रूल्स। ओके, सेम क्वेश्चन है बलवंत। Okay, I don't think there are other questions of this chapter. So let us go back, and that concludes our unit 2. Thank you. We are starting with unit